बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नुमान अहमद भट्टू और आप जीफर गुजरांवाला देख रहे हैं। नाज़रीन, मैं आज एक आपको ऐसी कहानी सुनाऊंगा इस शहर की। इस शहर में एक ऐसा अलमनाक वाक़या पेश आया और वो वाक़या क्या था कि चांद रात को सरे राह बाज़ार में 2 कत्ल कर दिए गए। और वो कत्ल किसने किए और कत्ल होने वाले कौन हैं? कत्ल होने वाले एक ही घर के 2 फ़र्द हैं, एक बाप है, एक और उसका बेटा है। उनका क्या कसूर था और उनको क्यों कत्ल किया गया और इस कत्ल के पीछे क्या कहानी है कि कत्ल करने वाले कौन हैं? ये लोग अपना लहू किसके हाथ पर तलाश करें? इन्होंने जिन लोगों ने इस सारी कहानी को, इस सारे वहाँ पर होने वाले वाक़यों को अपनी आँखों से देखा और जो उनका एक बेटा जो इस सारी कहानी के अंदर जो कत्ल हुए, उनका एक बेटा मेरे साथ मौजूद भी है। मैं उनसे भी और उनके साथ उनका एक मुलाजिम जिसकी आंखों के सामने ये सारा वाक़या पेश आया, हम उनसे सारी बातें सुनेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या आपने इन सारी चीज़ों को जब देखा और आज तक इसके ऊपर क्या प्रोग्रेस है और पुलिस उनके साथ किस तरह का तावन कर रही है और वो पुलिस से किस तरह का तावन चाहते हैं। तो मेरे साथ मौजूद है उन्हीं के बेटे जो कत्ल हुए हैं, वो हैं बाबर भट्टी साहब और उनका बेटा, और जो उनके बेटे मेरे साथ मौजूद हैं वो फैसल है। मैं उनसे सारी कहानी सुनूंगा और फिर आपके सामने वो सारे वो एविडेंस भी इस तरह वो बात करेंगे, आपके सामने आते जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो नुमान भाई आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया और मुझे मौका दिया कि मैं अपने कुछ दर्द दुख और अपनी दास्तान जो मेरे पे गुज़री है, जो मेरी फैमिली पे गुज़री है या गुज़र रही है, मैं उसके बारे में बता सकूं। बेसिकली नुमान भाई, ये बिल्कुल एक मामूली सी तलख़ कलामी थी जिसे आप कह सकते हैं हर चौक में, हर गली में, हर रोड पे हर दूसरे दिन जो मामूली सी तलख़ कलामी हो जाती है, किसी रिक्शे वाले की किसी बाइक वाले से हो जाती है, किसी बाइक वाले की किसी गाड़ी वाले से हो जाती है। ऐसा जी इसी तरह का मैटर था एक छोटा सा। वो हमारे घर के करीब ही एक चौक है, चांद रात की वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था। तो उसी रश की वजह से एक मामूली सी मेरे भाई की और 2 लड़के और थे जो बाइक पे जा रहे थे और मामूली सी एक तलख़ कलामी हुई है। जब मुझे कॉल आती है, ये आमिर लड़का मेरे भाई के साथ मौजूद था, इसने मुझे कॉल किया कि आपके भाई की इस तरह ना लड़ाई हो गई है। और जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो 2 लड़के बाइक पे थे और मेरा भाई और ये आमिर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये भी दोनों वहाँ पे खड़े हुए थे। तो इनकी आपस में बहस हो रही थी। मैं जैसे ही वहाँ पे पहुँचा तो इस हद तक ही मामला था। जैसे ही बात हाथापाई पे पहुँची तो जो किरदार बड़ों का होता है, एक मैच्योर इंसान का होता है, मैंने वही किरदार अदा किया। मैंने उन दोनों को, अपने भाई को भी और दूसरे वो जो 2 लड़के थे उसकी एज के, इत्तेहाम एज के, मैंने उनके दरमियान सुलह करवाने की कोशिश की। इस मामले को जो उनकी तलख़ कलामी हुई थी उसको रफा दफा करने की कोशिश की। तो जैसे ही ये मामला चल रहा था वहाँ पे तो एकदम से झगड़ा छिड़ पड़ा। तो मैं हैरान परेशान कि ये लड़के जिनको मैं अपना छोटा भाई समझ के मना करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये आगे से फ़ोन करके लड़कों को बुला रहे हैं। और जिनको वो बुला रहे थे वो मछली मंडी में, बेरी वाले चौक से मछली मंडी का फासला चंद कदम का, वहाँ से उन्होंने कुछ लड़कों को बुलाया। उन्होंने आके इस कदर मुसल्ला होके आए हैं, वो उन्होंने आके हमारे साथ हाथापाई शुरू कर दी है और इस कदर तशद्दुद किया हमारे ऊपर कि मेरे मोहल्ले से कुछ और मेरे वालिद साहब मेरे मोहल्ले से कुछ बंदों को ले के, जिनमें हमारे मोहल्लेदार भी थे, बाज़ार के कुछ लोग थे, उनको लेके आए हैं। तो वो मौके से फ़रार हो गए। उनमें से एक लड़का सिर्फ जो मेरे भाई के साथ शुरू स्टार्ट से लड़ रहा था, सिर्फ वो वहाँ पे रह गया था। वो हेल्थी होने की वजह से वो उससे भागा नहीं गया, वो वहाँ पे गिर गया। उसको मैंने पकड़ के इस नीयत से अपने जगह पे, अपने दफ्तर में लेके आया हूँ। एक छोटा सा हमारा दफ्तर बना हुआ है जहाँ पे हम बैठ के, जहाँ पे हमारी दुकानें भी हैं, जहाँ पे हम काम करते हैं। मैं लेके आया हूँ इस नीयत से, उस लड़के को लेके आया हूँ कि मैं इसकी अपने भाई के साथ सुलह करवाता हूँ। और जब मैं उस लड़के को लेके आया हूँ, सुलह का मामला चल रहा है, मेरे वालिद साहब वहाँ पे मौजूद थे। मेरे वालिद साहब ने जिस लड़के के साथ मेरे भाई की लड़ाई हुई थी उसके वालिद साहब को भी कॉल करके इस सुलह में बुलाया
उनके वालिद साहब, मेरे वालिद साहब, मेरा भाई और उनके बेटे, इनकी मौजूदगी में दोनों वालिद साहब बड़े भी मौजूद हैं और जो लड़े हैं आपस में बच्चे वो भी मौजूद है। सुलह हो रही है। सुलह जब हो रही है तो पुलिस वाले ऊपर से आ गए हैं। उन्होंने कहा जी इस तरह हमें झगड़े का पता चला, तो कौन कौन लड़ा है इस तरह, ये वो उन्होंने आके पूछताछ शुरू कर दी है। तो मेरे जो वाला साहब थे उन्होंने पुलिस वालों को कहा कि आप ठंडे मिजाज से बैठें, कोई ऐसा मसला नहीं है, बच्चों की लड़ाई है, तो आपको गलत फहमी हुई है, इस तरह का कोई मामला नहीं। उन्होंने कहा नहीं, चौंक में काफ़ी ज़्यादा लोग जमा हुए थे, तो इस तरह उन्होंने किसी लोगों पे तशद्दुद किया है, 2-3 लड़कों पे। हमने कहा तशद्दुद हम पे हुआ है, लेकिन हमने इस तरह का कोई झगड़ा नहीं चाहते, हम आपस में सुलह कर रहे हैं। पुलिस वालों की मौजूदगी में सुलह हुई है बाकायदा से। जैसे ही सुलह मुकम्मल हुई है, बाहर फायरिंग शुरू हो गई है। जहाँ पे हम बैठे थे वहाँ से थोड़ा सा ऐसे बाहर निकल के खुली जगह से आती है, ठीक है। अगर आप वो मौका देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि दुकानों से बाहर एक खुली जगह थी। जैसे ही फायरिंग शुरू हुई है, मैं और मेरे वालिद साहब ने, जो वो बैठे थे बुज़ुर्ग जिनके बच्चे के साथ मेरे भाई की लड़ाई हुई थी, हमने उनको बोला कि भाईजान इनको मना करें अपने बच्चों को। हमें पता चल गया क्योंकि मोहल्लेदारों ने बताया कि इन्हीं के मुसल्ला होकर लोग आए हैं असले के साथ, जिनमें 11 लोगों के पास गन थी और बाकी चाकू छुरियाँ इस तरह के। आपके पास प्रॉपर एविडेंस है इस चीज़ का, ठीक है। वो जैसी फायरिंग शुरू हुई, पुलिस वालों ने जो उनसे किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं की। हमने उन्हीं के वालिद को बाहर भेजा कि जाके अपने बच्चों को मना करें, लेकिन वो मना नहीं हुए। फिर हमने पुलिस को बोला कि जाके इनको मना करें। जैसे पुलिस बाहर गई है, हमने पुलिस को सिर्फ भाग कर दुकानों में दाखिल होते देखा, यानी कि उन्होंने अपनी जान बचाई है, जैसे कि वो एक आम सिटीज़न है, जैसे वो हमारे मुहाफ़िज़ नहीं है। उन्होंने अपनी जान बचाते हुए दुकानों के अंदर वो दाखिल हो गए हैं, ठीक है, और वो मौके से साइड पे हो गए। और वो इसी तरह वो सामने आए हैं, हमारे मुसल्ला होके आए हैं और उन्होंने फायरिंग शुरू की है। सबसे पहला फायर मुझे मेरी टांग पे लगा। देन हमने अपनी जान बचा के अपनी दुकानों के ऊपर छत पे चढ़े हैं। देन उन्होंने जो फायरिंग की है उससे मेरे वालिद साहब और मेरे भाई को छाती के ऊपर फायर लगे हैं। एक फायर नीचे दुकान के मग से मेरे वालिद साहब के बाजू पे लगा, फिर 2 फायर मेरे एक भाई की छाती पे लगा और एक मेरे वालिद साहब की छाती पे लगा, क्योंकि वो जिस दुकान के हम ऊपर छत पे चढ़े थे उसकी 4 दीवारी नहीं है। उन्होंने वहाँ पे ना ऊंची जगह पे चढ़ के उन्होंने ना लेंटर के ऊपर, जो दुकानों का लेंटर था, ऊपर फायर किए हैं, जिससे सबसे पहले मेरे भाई की छाती पे फायर लगा, फिर मेरी भाई के यहाँ पे पेट के नीचे थोड़ा सा यहाँ पे फायर लगा, फिर मेरे बाप की भी छाती पे फायर लगा, फिर मेरे बाप का जो नीचे से मग से लगा था फायर। यकीन माने नुमान भाई, क़यामत सी बर्पा हो गई है एकदम से। हम बिल्कुल अपने आप को सेफ फील कर रहे थे कि अगर कोई मुसल्ला होके आ गए हैं तो हमारे पास हमारे मुहाफ़िज़ मौजूद हैं, लेकिन उन्हीं मुहाफ़िज़ की मौजूदगी में ये सारा वाक़या हुआ, जिनमें मेरे भाई की और मेरे वालिद साहब की मौके पे डेथ हो गई है। तो मैं इस चीज़ को बयान नहीं कर सकता कि वो मेरे ऊपर वो क्या मत बरस। जो जब ये फायरिंग हो रही थी छत के ऊपर से, नीचे से वो फायर कर रहे थे छत के ऊपर, आमिर वहाँ पे मौजूद था, ये उनकी गोलियों से बचता रहा है। जी, मैंने पत्थर यानी कि उनको मारता रहा हूँ और वो ज़बरदस्ती फायर कर रहे थे, यानी कि मुझे निशाना बना रहे थे कि इसको, ये चौथा लड़का है, इसको नहीं छोड़ना, यानी कि मुझे वो इनका बेटा ही समझ रहे थे। तो नीचे से एक आदमी की आवाज़ आई कि 4 लड़के ऊपर हैं, प्यो पुत्र, चारों ही मारने ने, चारों ने मार के जाना है, उंझ नहीं जाना है। तो जैसे मैंने आवाज़ सुनी तो मैंने ना वो यासिर जो है मेरा दोस्त है, जो मेरा कज़न है, उसको मैंने एकदम से जब भी लगाई, जगह को उसको पीछे खींच रहा था, तो उसको जब फाइल लगा था ना, तो तब भी उसको मैंने ना वो हिट कर लिया था, तो उसको वो फाइल लग गया हुआ था। तो जैसे मैं उसको फाइल लगा, वो नीचे गिर गया, तो मैंने उसको झोली में बिठाया हुआ था, यानी कि वो आमिर कर रहा था, तो एकदम से उसने फिर उसकी जान चली गई थी। यानी कि एक बंदा बोलता है ना कि एकदम से बंदे की जान चली जाती है। तो भाई मुझसे पूछ भी रहे हैं कि हुआ क्या इसको। मैं कहा भाई कुछ भी नहीं, हालांकि मैं इसको बता नहीं रहा कि मुझे पता था कि उसकी जान तो चली गई है, लेकिन भाई मुझसे मुसलसल पूछते रहे हैं कि क्या हुआ है क्या। मैं कहा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पत्थर लगा है इसको, लेकिन इसको फायर लगा हुआ था यहाँ पे ना। तो मुझसे ना बोला नहीं था जा रहा। तो भाई ने पापा को पकड़ा हुआ था, मैंने यासर को पकड़ा हुआ था। हमें समझ नहीं थी आ रही, मैं शोर शराबा कर रहा था कि कोई ना कोई तो आए ऊपर,
कोई ताला तोड़ के ऊपर आ जाए, कोई सीढ़ियों से ऊपर आ जाए, कोई आदमी नहीं आ रहा, कोई पुलिस वाला भी नहीं था आ रहा। यहाँ पे हालांकि इतनी पुलिस खड़ी हुई थी वहाँ पे, वो भी कोई भी नहीं आ रहा, कोई आदमी नहीं। ताला भी लगा हुआ था, लेकिन जैसे भाई ने अपने दोस्तों को कॉल किया है, वो फ़ौरन आए, उन्होंने फ़ौरन ताला तोड़ा है, ठीक है, और ऊपर आए हैं। ऊपर से आगे हमें उठाया गया है, ठीक है। पहले हमने यासरी को नीचे उतारा है, उसके बाद उन्होंने ना अंकल को। वो उस टाइम इतनी को दहशत फैला दी थी उन्होंने फायरिंग करके कि कोई भी हमारे नज़दीक नहीं था। मैंने फिर कॉल की, मैं बिल्कुल अकेला था और साथ मेरे आमिर था। मैंने कॉल की अपने दोस्तों को, वो आए, उन्होंने ताला तोड़ के, जो एक उन्हीं दुकानों की साइड पे एक सीढ़ियाँ चढ़ती थी, वहाँ से वो सीढ़ियाँ चढ़ के मेरे दोस्त ताला तोड़ के आए और उन्होंने हमें फ़र्स्ट एड दी आके। कोई इतनी कुछ दहशत फैल गई थी वहाँ पे हमारे इलाके में कि कोई भी बंदा हमारे नज़दीक आने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि पुलिस भी, हमारे मुहाफिज भी हमारे नज़दीक आने को तैयार नहीं थे। इतनी नफरी आने के बावजूद भी हमारा कोई हमारी बातें सुनना, हम आवाज़ें दे रहे हैं, कोई हमारी हेल्प कर दे। जैसे हमने उठाया भाई को, जैसे फायर लगा था भाई को, सबसे पहले भाई को लेके गए थे, क्योंकि टांग में फायर लगा हुआ था। उनके दोस्त कह रहे थे सबसे पहले तुम चलो ना, उसके बाद यासिर और तुम्हारे पापा भी आ जाएंगे। और मैंने अंकल को ना टांगों से पकड़ा हुआ था, क्योंकि भाई तो जान नहीं थे छोड़े पापा की। उन्होंने फिर भी उठा के, फायर फिर भी लगा हुआ था टांग के ऊपर, फिर भी हिम्मत के साथ वो नीचे लेके आए थे और बाज़ार तक उन्होंने उठाया हुआ था। तो मैं नहीं था जिनके अंकल की जान छोड़ा, मैं बार बार अंकल अंकल कर रहा था, तो अंकल यही बार बार कह रहे थे। मेरे बाप को कोई पकड़ नहीं था रहा। बेसिकली वो इतनी कुछ दहशत फैली हुई थी, मैं ज़ख्मी हालत में अपने बाप को सीढ़ियों से नीचे उठा के लेके आया। मेरे भाई को इसने पकड़ा हुआ था, मैंने अपने वाले साहब को मैं पकड़ के सीढ़ियों से नीचे ले गया, क्योंकि इस कदर फायरिंग हुई थी, इस कदर फायरिंग हुई थी। आपके पास वीडियो एविडेंस मौजूद है, आप देख सकते हैं कि वो इस कदर फायरिंग कर रहे थे कि इलाके में इतनी कुछ दहशत फैल गई थी कि कोई भी बंदा हमारे नज़दीक आने को तैयार नहीं था। और नुमान भाई, जैसे हम हॉस्पिटल पहुँचे हैं, मुझे फायर लगा हुआ था, मुझे कोई बता भी नहीं था रहा कि आपके वाला साहब की और भाई की डेथ हो चुकी है, क्योंकि मेरी हालत बहुत सीरियस थी। उस टाइम ब्लड बहुत ज़्यादा निकल चुका था। उस हालत में मेरे पास एसएसपी साहब आए हैं, एसपी साहब भी आए हैं। उन्होंने मुझे बड़ी यकीन दहानी करवाई है कि हम आपके साथ प्रॉपर राब्ते में रहेंगे, हम इन मुजरिमों को अंजाम तक पहुंचाएंगे, हम आपके साथ प्रॉपर तावन करेंगे, प्रॉपर राब्ते में रहेंगे। लेकिन बिलीव करें, आज दिन देख लें और वकूए वाला दिन देख लें, मेरे से ना एसपी साहब ने कोई रब्ता किया है, ना एसएसपी साहब ने कोई रब्ता किया है। मुझे यहाँ तक कि मेरे मुतलका थाने के एसएचओ ने कहा था कि आपके पास डीएसपी साहब खुद आएंगे घर, आप उनको सारा वाक़या बताइएगा, वो इस मामले पर खसूसी नोटिस लेंगे। मेरे पास डीएसपी साहब तक नहीं आए। सिर्फ मेरा रब्ता मेरे मुतलका थाने एसएचओ साहब से के साथ है, जो मुझे थोड़ा बहुत ब्रीफ करते रहते हैं कि इस तरह उनकी पकड़ दकड़ हो रही है। देखिए, मैं इस हवाले से बिल्कुल भी मुतमिन नहीं हूँ, क्योंकि जैसे मैं आपको बताया कि इनकी मौजूदगी में ही, हमारे मुहाफिज जो हैं उनकी मौजूदगी में ये सारा मामला हुआ है। मैं किस तरह मुतमिन हो सकता हूँ इनकी कारकर्दगी पे। और अभी तक जो ये जिन्होंने मर्डर किया मेरे भाई का और मेरे वालिद का, वो अभी तक पकड़े नहीं गए। अभी तक वो इसी तरह घूम रहे हैं और हमारी जान को इतना खतरा है कि हम दरबदर हो गए। हमें लोग फ़ोन कर कर के बाकायदा बताते हैं कि उन्होंने आपको भी जान से मार देना। क्योंकि मैं और मेरा इस वाक़या के हम चश्मदीद गवाह हैं, मैं भी और ये आमिर भी। हमारी जान को इस कदर ख़तरा है कि मैं आपको बता नहीं सकता, और हम दरबदर हो रहे हैं। हम एक तो हमारा नुकसान हुआ है, एक तो मैंने अपने भाई की और वाला साहब की जान गंवाई है, ऊपर से हम दरबदर हो रहे हैं अपनी फैमिली को लेके, क्योंकि हमारी जान को खतरा और किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी नहीं हमें प्रोवाइड की गई। हम अपनी मदद आपके तहत ही इधर उधर दरबदर हो रहे हैं, अपनी जानें बचा रहे हैं। कभी 3 दिन हम कहीं पर रहते हैं, कभी 2 दिन हम कहीं पर रहते हैं, और हम किसी को बता भी नहीं रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, हम कब तक ये दरबदर होंगे? हमारी जान को इस कदर ख़तरा है और हमें किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की गई। क्या हम इसी तरह दरबदर होते रहेंगे, या हमें कोई आला हकाम से, कोई सीएम साहब इस वाक़े का नोटिस लेंगे, या कम से कम सीपीओ साहब को ही पता हो कि हमारे शहर में इस तरह का वक़ूआ हुआ है, इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, उनको भी पता तक नहीं है। जो मेरे पास वहाँ पे हॉस्पिटल में आए थे एसएसपी साहब और एसपी साहब, उनका भी उस दिन के बाद कोई पता नहीं है। मेरे साथ किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। हमें ना बाद में पता चला है कि ये एक गैंग है, 555 के नाम से इस गैंग का नाम है,
और हमें पुलिस वालों ने भी बताया है कि ये एक नामजद मुलजिम है और इनके ये रिकॉर्ड याफ्ता हैं, इनमें कुछ डकैत हैं और कुछ आइस मेकर की खरीदो फरोख्त भी करते हैं। और ये वही लोग हैं जिन्होंने आके मेरे बाप का और भाई का कत्ल किया। जी नाज़रीन, आपने बातें सुनी एक पहाड़ जितना हौसला लिए उस बेटे की, जिसने अपने भाई और अपने बाप को अपने हाथों से इस दुनिया से जाते हुए देखा और उनकी जानें उसके सामने इस दुनिया से चली गईं। लोगों ने क्या जुल्म किया, इसकी फुटेज भी आपने देखी और कहानी भी आपने सुनी। ये वाक़या उस रोज़ का है जिस दिन हम लोग, इस शहर के वो लोग, ईद की तैयारी कर रहे थे, ईद के लिए खुशियाँ अपनी समेट रहे थे और उनको बहुत खुशी थी कि सुबह ईद है। और ये वो लोग हैं, ये वो घराना था जो जिनके घर में सफ़ाई मातम बिछ चुका था और वो गमगीन था। अब पुलिस इनके साथ क्या करती है और अदालतें उसके बाद इनको किस तरह का इंसाफ देती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पुलिस इनके साथ तावन करती है, इनके मुजरिमान को पकड़ती है, क्या उनको वाकई करार वाकई सज़ा मिलती है, या इस वो रोडों पर ही वो दंदनाते फिरेंगे और ये लोग जो अपनी दो जानें भी गवा बैठे हैं और ये छुपते फिरेंगे। इसके साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।